गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। हालांकि अच्छी बात यह है कि कोरोना का जो सेकेंड वेव है धीमे धीमे जो है वो उसका इन्फेक्टिविटी रेट भी कम हो रहा है और ग्राफ नीचे जा रहा है। लेकिन तब भी हमको जो है जितना एहतियात अभी तक हम बरतते आ रहे हैं हमको उसको बरतते चलना है। ये मान लीजिए कि अभी 6 महीना और कोरोना को हमें अपनी लाइफ स्टाइल का हिस्सा बनाना है कि हम जब भी कभी बाहर निकलें तो डबल मास्क पहन के निकलें और हम जो है भीड़ भरी जगह पर जाने से बचें। हमके देखो जब भी जो है ये कोरोना का ग्राफ ऊपर बढ़ेगा वैसे उस कंडीशन में जो है व्यापार प्रभावित होता है, जितना बिजनेस है वो अफेक्ट होता है, लोगों की नॉर्मल लाइफ अफेक्ट होती है, हॉस्पिटल्स पर दबाव बढ़ता है और कुल मिला के आपने देखा है कि सेकंड वेव के पीक में जो है वो क्या क्या घटा है देश के अंदर। ठीक है, और अभी भी जो है वो डेथ जो है वो बड़ी संख्या में हो रही है। उसके पीछे कारण ये कि जो पुराने इन्फेक्टेड लोग हैं, 15 दिन पहले जो लोग इन्फेक्टेड हुए थे वो लोग जो है अभी उनके कॉम्प्लिकेशन सामने आ रहे हैं। मतलब जो कोरोना में जो डेथ होती है वो लेट इंडिकेटर होता है। मतलब आज जो डेथ हो रही है वो आज के इन्फेक्टेड केस की डेथ नहीं है, बल्कि वो 15 दिन पहले जो लोग जो है 15 दिन पहले जो लोग इन्फेक्ट हुए थे उनकी डेथ है वो। ठीक है, इसलिए जो है ग्राफ नीचे जाने, यानी जो नए इन्फेक्शन का ग्राफ नीचे जा रहा है लेकिन डेथ का ग्राफ अभी भी ऊपर है। वो भी जो है वो 10-12 दिन के बाद जो है वो नीचे आना शुरू होगा। लेकिन अभी भी हम सभी लोगों को इस बात का बड़ा ध्यान रखना है कि मास्क का इस्तेमाल करना है, हमें जो है वो अननेसेसरी भीड़ वाली जगह पर जाने से बचना है, व्यर्थ के फंक्शंस में अटेंड करने से बचना है हमको जो है वो पूरे कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स हैं कि हैंड बार बार सैनिटाइज करें, हाथ साफ करें, उन सब चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें जो है देखो सिंपल सी बात है कि यदि ये प्रॉब्लम चलती रहेगी तो उससे हमारा एजुकेशन, हमारा बिजनेस, ठीक है, हमारा सब कुछ अफेक्ट होता है उससे। और जब ये चीजें अफेक्ट होती है तो एक नॉर्मल लाइफ अफेक्ट होती है। मैं देख रहा हूँ मेरे बच्चों को, मैं देख रहा हूँ कि वो कम से कम जो है वो मान लीजिए कि मार्च 2020 तब फरवरी के बाद से वो जैसे बॉम्बे में पता चला कि भाई कोरोना शुरू हो गया है, तो फरवरी के बाद से जो है वो स्कूल नहीं, वो जो बच्चे नहीं गए, अभी घर में ही पढ़ रहे हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे घर में ही पढ़ रहे होंगे। लेकिन क्या हो रहा है कि हम एज ए जो वर्क फ्रॉम होम ऑफिस वाले लोगों को तो चलो समझ में आता है, चलो कुछ कर रहे हैं वो उनके, लेकिन बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल आता है। यानी बच्चे जो है पिछले 1-1.25 साल में जितना अधिक वो मोबाइल फोन के अंदर, इतनी कम उम्र में बच्चे जो है वो चले गए हैं और वो सोशल मीडिया उनको अफेक्ट कर रहा है, जो है जाने अनजाने जो है उनको जो है सबकॉन्शियस माइंड में उनको असर दे रहा होता है। मैं अपने बच्चों के कि वो क्या कंटेंट देख रहे हैं उस पर मैं बहुत नजर रखता हूँ। मैंने देखा कि बहुत सारे यहाँ पर जो है इंडिया में बहुत अच्छे कार्टून सीरियल से अच्छे बढ़िया से जो नेटफ्लिक्स पर या तो वहाँ अमेजॉन प्राइम इन सब पे बहुत फूहड़ मटेरियल आ रहा है। इंडिया में जब देखेंगे तो बहुत ही फूहड़ मटेरियल बोलेंगे इसको। फूहड़ का मतलब ये है कि लैंग्वेज बड़ी खराब है ना। तो फिर बच्चों ने पता लगाया हम लोगों ने कि भाई कहाँ पे बेहतर हो सकता है, तो हम लोगों ने देखा भाई कि अमेरिका में, कनाडा में कुछ अच्छे कार्टून सीरियल्स बच्चों के रिलीज हुए। ठीक है, कुछ पॉकीमोन्स के, कुछ जो है बेवलेट वाले, तो वो बच्चे जो है वो उस तरह का देखते हैं। तो बच्चों पर नजर रखना पड़ता है कि बच्चे देख क्या रहे हैं, क्योंकि अभी सोशल मीडिया का अपना एक बड़ा वर्ग है उसका, तो सब तरह के कंटेंट आपको देखने वहां पर मिल सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस में इंटरेस्टेड है आप। खैर, ये तो मैंने एक बात की आपसे कि जनरल बात है ये। और हाँ, वैक्सीन को लेकर कोई गलतफहमी ना पाले। वैक्सीन का जब भी आपका नंबर आए तो वैक्सीन लगवाएं। आप ये जिंदगी में पहली बार वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, आप इसके पहले भी वैक्सीन लगवा चुके हैं। तो जो लोग वैक्सीन को लेकर जो है बड़े आशंकित हैं, बड़े जो है वो जिनको लगता है कि वैक्सीन में से क्या होगा, तो वो अच्छे से बात समझ लें। आपने बेटा, हम सब लोग जो है वो वैक्सीन लगवाए हुए हैं बचपन से, अलग अलग वैक्सीन, दूसरी बीमारियों की वैक्सीन लगवाए हमने, अब ये बीमारी का वैक्सीन है। वैक्सीन एक पूरा साइंस है बेटा, ठीक है ना। और दुनिया में कई जगह पर जो है वो स्ट्रॉन्ग बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन चल रहा है। अभी मैंने देखा कि सागर में किसी जगह पर जो है वो वैक्सीन के दस्ते पर जो है वो गांव वालों ने हमला कर दिया। अब ये जो ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के र्यूमर्स होते हैं, गलत खबरें होती हैं। आप सोचिए, जो लोग आपके भले के लिए वैक्सीन लगाने वहां पहुंचे हैं उनको हमला करके मारकर भगा देने में किसका बुरा है? गांव वालों का ही बुरा है। और वो गांव वाले अपना बुरा नहीं करेंगे, वो बल्कि वो अपने आसपास के और लोगों को भी इन्फेक्ट करेंगे। वो फिर बोलेंगे सरकार ने कुछ नहीं किया, इसने कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया। तो हमको ये अज्ञानता को जो है वो आगे बढ़ने से रोकना है। सही जानकारी को प्रेषित कीजिए, सही जानकारी को ही फॉरवर्ड करना है आपको। मेरी मदर को वैक्सीन लगा है, मेरे वाइफ को वैक्सीन लगा है, हमारे घर में सब लोगों को वैक्सीन लगा है। मुझे वैक्सीन लगना बाकी, क्योंकि मैं री इन्फेक्ट कर गया, इसलिए मेरे को जो है एंटीबॉडी टाइटर ज्यादा होने पर डॉक्टर ने बोला कि अभी आपको, मतलब मैंने भी एनालाइज किया इसको, दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट किया कि आपको 1 महीने के बाद आपको वैक्सीन लगवाना चाहिए। खैर,
चलिए, ये तो बात हो गई, कोरोना बुलेटिन हो गया है, ठीक है। अब हमारे जो यकीन होते हैं वो हमारे ऊपर बड़ा गहरा प्रभाव डालते हैं। एक मैं भी कल परसों कोई एक मेडिकल का कोई जनरल पढ़ रहा था मैं, तो उसमें एक किस्सा उन्होंने मेंशन किया था कि जो है उन्होंने उसमें कुछ एग्जांपल लिखी कि हाउ दी साइकोलॉजी ऑफ पेशेंट अफेक्ट द आउटकम, के जो मरीज होता है उसका मनोविज्ञान कैसे जो है वो आउटकम पर असर डालता है, ट्रीटमेंट की सक्सेस पर असर डालता है। तो उन्होंने बताया कि एक बड़ा अच्छा किस्सा था कि उन्होंने बताया कि जो है शायद ये 60 या 70s के आसपास की बात होगी कि जो है एक पेशेंट थी, उस पेशेंट जो है वो अमेरिका की बात है, एक पेशेंट थी, वो पेशेंट को जो है वो लगता था कि उसको ब्रेन ट्यूमर है, वो सिर दुखा करता था, उसका सारे सिम्टम उसको वैसे आया करते थे। वो डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने तमाम तरह की जांचें की, डॉक्टर को लगा कि यार ब्रेन ट्यूमर तो नहीं हो सकता है, क्योंकि उनको जांचों में सामने आया कि भाई ब्रेन ट्यूमर के ये इंडिकेशन होते हैं, वैसा नहीं मिला। जो भी जांच किया होगा उन्होंने उस जमाने में जो अवेलेबल जांच रही होगी, तो उन्होंने कहा कि भाई ब्रेन ट्यूमर, बोले नहीं साहब मुझे ब्रेन ट्यूमर है। जैसे डॉक्टर बोले कि तुमको ब्रेन ट्यूमर नहीं है, वो पेशेंट डॉक्टर को चेंज कर ले, ठीक है, और वो जो है अपना, हाँ वो डॉक्टर को चेंज कर ले, वो फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाए, ऐसे करके वो 7-8 डॉक्टर चेंज कर चुकी थी। और उसका बोलना था कि ये डॉक्टर लोग जो है वो गड़बड़ है, ये मेरा ब्रेन ट्यूमर डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं और यदि बढ़ जाएगा तो मैं मर जाऊंगी। फाइनली एक सर्जन के पास पहुंचती है। उस समय उनके जब वो सर्जन के पास पहुंचती है तो उस समय उनके एक फ्रेंड, सर्जन के जो फ्रेंड होते हैं वो साइकोलॉजिस्ट, वो भी डॉक्टर होते हैं, वो उनको असिस्ट कर रहे होते हैं किसी कारण से, उनके दोस्त होते हैं, मिलने आए होते हैं उनसे। तो उन्होंने बोला भाई एक काम करता है, इनका असिस्टेंट मैं आज बन जाता हूँ ताकि दोस्त बात भी कर पाएंगे और मरीज भी देख पाएंगे अपना। तो वो अपना कपड़े पहन के वहाँ पे उनकी जो भी हेल्प होती है वो हेल्प कर रहे होते हैं, और फ्रेंड्स होते हैं तो उनको कोई वो भी नहीं, कोई ईगो इशू भी नहीं होता है। तो होता ये है कि वो साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड उनका सुन रहा होता है, तो वो बता रही होती है कि मुझे ऐसा है, मैं 8 डॉक्टर पास गई, मेरा कोई ब्रेन ट्यूमर डायग्नोस नहीं कर पा रहा। तो वो साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड बोलता है अपने, उनका जो मेन सर्जन कुछ बोले उसके पहले बोलता है कि मैं बिल्कुल समझ गया, आप एकदम सही बोल रही हैं, और मेरे जो मित्र हैं ये तो मेरे जो सर हैं, जो सीनियर सर्जन हैं, ये बहुत अच्छा सर्जन है, तो सर आप बताइए। अब वो इशारा करता है उसको कि तुम कुछ ना नहीं बोलो उसको। तो सर्जन बोलता है ठीक है, हम आपको जो है जांच कर लेते हैं और जरूरत पड़ेगा तो हम एक ऑपरेशन करके ट्यूमर को निकाल के बाहर कर देंगे, ठीक है। तो वो लेडी बोलती ठीक है साहब, कब आ जाऊँ मैं। लेडी चली जाती है। 2-4 दिन के बाद का उसे अपॉइंटमेंट मिलता है। अब जो सर्जन के जो फ्रेंड होते हैं, साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड होते हैं जो, वो बोलते हैं उससे कि भाई ऐसा है, ये लेडी ऑलरेडी देश के 8 बड़े सर्जन को दिखा के आ चुकी है, तुम 9वें सर्जन हो, ठीक है। कोई अलग बात तो तुम कहोगे नहीं, तुम वही बोलोगे, जांच करोगे, सारी रिपोर्टें इसकी क्लियर, रिपोर्ट्स इतनी है वो सब क्लियर है इसकी, इसमें जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसको, लेकिन इसके मन में एक गांठ बन गई है और वही ब्रेन ट्यूमर के रूप में काम कर रही है, उसको निकालना पड़ेगा। बोलते कैसे निकालेंगे? बोलता कुछ मत करो, इसको एडमिट करो, इसको जो है वो जो है ऐसे एक पट्टी लगा के इसको जो है छोड़ देना, बाद में बोलना कि भैया ठीक है तुम 8 दिन बाद आना, निकाल देंगे, तुम्हारा निकाल ले ट्यूमर। बोलते ये तो गलत है मेडिकल एथिक्स के हिसाब से, ये ऐसा कर नहीं सकते। उसने कहा कोई बात नहीं, हम इसको ऑफिशियल एंट्री नहीं करेंगे, हम इसका जो है वो रिकॉर्ड नहीं बनाएंगे, और हम इसको जो है वो अपना हम कुछ कर तो है नहीं, हम तो केवल उसके मन का इलाज कर रहे हैं, ये तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं इसको एक काम करता हूँ साइकेट्रिक केस बना के अपने पास रेफर कर लेता हूँ, ठीक है। हॉस्पिटल से कॉन्टेक्ट करके वो साइकेट्रिक केस में से अब ये बात मरीज को मालूम नहीं है, हालांकि मरीज को अपने ट्रीटमेंट के बारे में मालूम होना चाहिए, लेकिन ये जानबूझकर नहीं बताया गया। उसके हस्बैंड को बुलाया गया, उसके हस्बैंड से अकेले में बात की गई कि भाई देखो तुम्हारी वाइफ को कुछ नहीं है, लेकिन तुमको हमारा साथ देना पड़ेगा, उसे कुछ बताना मत, हम ये करने वाले। हस्बैंड ने अपनी कंसेंट दे दी, लिख के बात आई गई होगी बात के। अब जो लेडी है 4 दिन बाद जब आई वहां पे जांच किया, उसको बोला भाई आपका तो ट्यूमर जो है उसको तुरंत ऑपरेट करना पड़ेगा, नहीं तो समस्या जो है वो खत्म करने में वक्त लगेगा। अब लेडी थोड़ी डर भी जाती, बोलती ठीक है मैं तो डॉक्टर साहब तैयार हूँ इसके लिए। उसको एडमिट करते हैं वो लोग, और एडमिट करके उसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं, उसको थोड़ा एनेस्थीसिया भी देते हैं, वो बेहोश भी आती है, ठीक है। वो आधे 1-2-3 घंटे बाद जो है वो जब उठती है वो, तो उसको ऐसा लगता है कि सिर पे पट्टी वट्टी सब अतवाब लगी हुई है उसको, और वो थोड़ा मूवमेंट कम कर देते हैं, बांध देते हैं पट्टी वट्टी सब करके, जैसा होता ना जो ब्रेन ट्यूमर में लगाते होंगे जैसे वो करके, और उसको कुछ दवाएं लिखते हैं कि विटामिन की इसकी उसकी ये खाना, और 10 दिन बाद तुम पट्टी निकलाने खुद मतलब बोला मामूली चीरा लगा के निकल गया वो, लेकिन ये कि तुम अभी कुछ छेड़ मत करना ऊपर, और जो है तुम जो है 15 दिन के बाद ना ये भी निकाल देंगे और एकदम स्किन नया आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बोलती बस मतलब बोलती मुझे कोई दर्द वर्द तो हो नहीं रहा, हमने बहुत अच्छा वाला एनेस्थीसिया इस्तेमाल किया है, अच्छे एनालिसिक आपको दिए हमने, और ये दवाएं खाते रहना, दर्द बहुत तेज होगा, नहीं तो अभी 10 दिन निकाल दिया आपने तो आपका ट्यूमर खत्म।
वो लेडी बहुत प्रिकॉशन से विटामिन की वो गोलियां खाती है, पट्टी को छेड़ नहीं करती है, अपना बाकायदा ध्यान रखती है, 10-12 दिन 15 दिन के बाद हॉस्पिटल जाती है, उसका वो बैंडेज निकाल देते हैं और बोलते देखो कुछ है नहीं है, निकल गया ट्यूमर। उस लेडी को दोबारा लाइफ में कभी वो ट्यूमर का प्रॉब्लम नहीं हुआ। वो जब भी आती बोलती जिससे जाते उससे बोलती कि सबसे अच्छे सर्जन जो है वो ये वही डॉक्टर साहब है, इन्होंने मेरा बगैर कष्ट के ट्यूमर निकाल दिया। तुम लोग पता नहीं क्यों महीना बाद 1.5 महीने की बातें करते हैं कुछ लोग जो है कि भाई 1.5 महीने ट्यूमर में हो गया, ऐसा कॉम्प्लिकेशन हो गया, ये हो गया, सर्जरी के बाद हो गया। हमको तो कुछ भी नहीं हुआ, हमको तो पता भी नहीं चला, इतने अच्छे सर्जन है वो। तो कई बार क्या होता है कि जो मन के जो भाव होते हैं ना वो बड़े गहरे असर करते हैं। अब साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड ने उनके जो डॉक्टर के साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड थे उन्होंने पता भी लगाया कि भाई ऐसा क्यों, इसने ऐसा सोचा क्यों। मालूम चला वो एक कॉलेज में पढ़ाने जाती थी वो लेडी, उसके कॉलेज में उसके एक साथ की जो है वो टीचर थी, लेक्चरर थी, उसको ब्रेन ट्यूमर हुआ था और वो दोनों अच्छी सहेलियां थी। और वो पूरे सिम्टम उसको हर दिन उसको सिम्टम बताया करती थी, हर दिन ये सुना करती थी, हर दिन उसके बारे में सोचा करती थी, और वो एक दिन मर गई वो लेडी। तब से इसके मन में भय बैठ गया कि मुझे भी ब्रेन ट्यूमर, जब भी सिर दुखे से लगे मुझे ब्रेन ट्यूमर है। और इसने अपने मन में सोच के ये दिमाग में इमेजिन कर लिया कि जैसे सिम्टम उसको आ रहे थे वैसे सारे सिम्टम इसको आने लगे। मतलब मन इतना ताकतवर है कि मन यदि कुछ सोच लेना तो वैसे सिम्टम भी व्यक्ति को आने लगते हैं। इसलिए मन को मजबूत रखना बहुत जरूरी है। आपको बता दूं कि हमारे जो मन के भाव होते हैं ना, ये हमारी पूरी बॉडी को अफेक्ट करते हैं। कैसे? देखो, यदि मैं आपको साइंस बताऊं कि आपके नर्वस सिस्टम का, आपके तंत्रिका तंत्र का, आपके ब्रेन का एक हिस्सा जो होता है वो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर इंटर करता है। वो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड का पिछला भाग। जो पीयूष ग्रंथि होती है उसका पिछला भाग जो होता है वहां पर हाइपोथैलेमस नाम के ब्रेन के भाग की सप्लाई होती है। वो ब्रेन और एंडोक्राइन सिस्टम का कनेक्शन होता है। एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो पूरी बॉडी के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड को अफेक्ट करता है, और उन एंडोक्राइन ग्लैंड के हार्मोन से हमारा पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होता है। तो हमारा पूरा शरीर जो है ना वो आपस में जुड़ा हुआ। इसलिए बोलते हैं ना कि अच्छा सोचो, मेडिटेशन के बारे में बात करो। लोग कहते हैं, डॉक्टर्स खुद कहते हैं कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा ये बड़े इंपॉर्टेंट जगह हैं, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति जो है वो अपने आप को भूलकर किसी तीसरी ताकत से कनेक्ट करता है, और वो अपने मन में जो है कि जो तनाव है बोलता है ईश्वर मेरी मदद करो, तुम मुझे भरोसा है, तुम अच्छा कर दो। वो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस को जनरेट करता है, एक पॉजिटिव एनर्जी को लेकर जनरेट करता है। आप कभी गौर करना, जब कभी आप किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर में तो सब जगह जाता हूँ, आप कभी जाएंगे आपको एक अजब तरीके की शांति महसूस होगी। शांति उस जगह में नहीं है, शांति आपके मन के अंदर है, जिसको आपने वहां पे उजागर कर लिया बाहर आके। आपके मन में श्रद्धा के भाव आ गए, आपको अच्छा लगना शुरू हो गया। तो ये साइकोलॉजी सब कुछ। इसीलिए मैं कहता हूं सफलता का भी अपना एक मनोविज्ञान होता है, उसको ध्यान में रखिए। आप ये सोचिए आप कि आप बेहतर कर सकते हैं। ये सोचिए आप कि आपको कल से बेहतर करना है, किसी और से नहीं, आपको अपने कल से आज बेहतर करना है। छोटे छोटे स्टेप लेंगे ना तो मंजिल के टॉप पर पहुंच जाएंगे। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।